हेलो दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग जो आईएएस का जो प्रीलिम्स का पेपर है 2020 का, उसको डिस्कस कर रहे थे। और हम लोगों ने पिछले 3 वीडियो में 1 से लेके 75 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया है, उसका एनालिसिस कर लिया है। अब हम लोग इस वीडियो में 76 से लेके जो 100 तक के क्वेश्चंस हैं, उसको फाइनली डिस्कशन करके उसको हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे और फिर आगे दूसरे साल के पेपर हम उठाएँगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो जो 76 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, स्टील स्लैग कैन बी द मटेरियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो स्टील स्लैग पे क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं कि पहला ऑप्शन है कंस्ट्रक्शन ऑफ बेस रोड, दूसरा है इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल सॉइल, तीसरा है प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। तो यहाँ पर स्टील स्लैग पे चूँकि क्वेश्चन पूछा गया है, तो आगे ये इससे हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करके ये पता चलता है कि आगे और भी मटेरियल्स पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमें जब भी पेपर पढ़ रहे हो या फिर करंट अफेयर मटेरियल पढ़ रहे हो या फिर कोई एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हो या स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हो, तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर कोई चीज़, जैसे कि आप बात कर सकते हैं सिलिकॉन की। सिलिकॉन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आजकल मटेरियल हो गया है। इसके साथ ही आप बात करें किसी भी और चीज़ की, जैसे कि कार्बन फाइबर की बात होती है, इस तरह के जो टर्म्स है, ग्राफीन की बात होती है। तो इस तरह के जो टर्म्स होते हैं ना, तो उसको हम लोग को इस तरीके से पढ़ना है। अगर हम लोग नेक्स्ट टाइम अगर कुछ भी ऐसा देखें, तो हमें ये चीज़ जाननी है कि उसका उपयोग किस चीज़ में है। क्योंकि इस क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है कि स्टील स्लैग का जो उपयोग है किन चीज़ों को बनाने में किया जाता है। तो इसी तरीके से आगे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो हमें इस चीज़ के लिए तैयार रहना होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट लाइकली प्लेसेस टू फाइंड द मस्क डियर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। तो यहाँ पर बोला जा रहा है मस्क डियर को लेके कि कौन से जो नीचे जो स्थान 4 दिए गए हैं, उनमें से कहाँ-कहाँ पे जो है वो मस्क डियर हैं, वो अपने नेचुरल हैबिटेट में पाए जाएँगे। यानी कि जहाँ पे वो नेचुरली रूप से पाए जाते हैं वहीं, मतलब कि उनको ना ही मँगाया नहीं गया है कहीं से। जैसे कि अभी आपने न्यूज़ सुना होगा कि चीता को अफ्रीका से इंडिया में लाया गया, कूनो नेशनल पार्क में। तो वैसा नहीं होना चाहिए। ये जो 4 ऑप्शंस हैं, उसमें मस्क डियर है जो पहले से ही मौजूद होना चाहिए प्राकृतिक रूप से, उनको कहीं से ट्रांसलोकेट नहीं किया जाना चाहिए। तो उसके लिए ये ऑप्शन दिए गए हैं 4। एक है एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरा है गंगोत्री नेशनल पार्क, तीसरा है किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चौथा है मानस नेशनल पार्क। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से हमें ये पता चलता है कि हमें इस तरीके से पढ़ना है कि मान लिया कोई स्पीशीज़, अब देखते हैं कि हमेशा न्यूज़ में आती रहती है। आज को हॉर्नबिल आ गया, कल को टाइगर आ जाता है, एलिफेंट आ जाते हैं, या फिर कोई नया तरह की प्रजाति, कोई मकड़ी की प्रजाति आ गई है, कोई मछली की प्रजाति आ गई है, कोई सांप का प्रजाति आ गया है न्यूज़ में, जिसकी नई खोज हुई है स्पीसीज़ की। तो उसके बारे में हमें ये चीज़ जानना है कि उसका नेचुरल हैबिटेट क्या है, वो किस पार्क में मिलता है। ये सारी जानकारी हमें होनी चाहिए, तब जाके इस तरीके के क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कस कर पाएंगे। अगर साथ साथ करंट अफेयर मटेरियल में और भी जो डिस्कस की जाती है सूचनाएं, उसको भी हमें अच्छे से याद रखना है, क्योंकि हो सकता है कि अगली बार नेचुरल हैबिटेट के बारे में ना पूछे, दूसरे चीज़ के बारे में पूछ लिया जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन। इन रूरल रोड कंस्ट्रक्शन द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीफर्ड फॉर इंश्योरिंग इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट। तो यहाँ पर रूरल रोड कंस्ट्रक्शन जो किया जाता है, यानी गांव में जो रोड बनाए जाते हैं, तो वहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जब हम रोड बना रहे हैं गांव में, तो वहाँ पर कार्बन फुटप्रिंट को घटाने के लिए कौन से मेथड जो हैं या फिर कौन सी चीज़ों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि वो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल हो, यानी कि वो पर्यावरण पर कम से कम गंभीर नुकसान पहुँचाए। तो उसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। पहला में है कॉपर स्लैग, दूसरा में है कोल्ड मिक्स एसफल्ट टेक्नोलॉजी, तीसरा है जियो टेक्सटाइल्स, चौथा है हॉट मिक्स एसफल्ट टेक्नोलॉजी, और पांचवा है पोर्टलैंड सीमेंट। तो पहले तो हमें इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से ये पता चलता है कि हमें उन चीज़ों को खासकर ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल के जो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे ये वो मेंस की बात करें, प्रीलिम की बात करें, यहाँ तक कि इंटरव्यू की भी बात करें, तो वहाँ पर इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ज़्यादा ही पूछे जा रहे हैं आजकल। तो ये शिफ्ट जो देखा गया है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें इस चीज़ को भी अपने पढ़ाई में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए कि कोई भी, जैसे कि ई साइकिल की बात हो, कई सारे राज्य ई साइकिल बांट रहे हैं। कहीं पे हमारी जो फेम पॉलिसी है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उनके उनको उत्पादन को बढ़ाने के लिए, उनके सेल को बढ़ाने के लिए फेम जैसी पॉलिसी सरकार ने लॉन्च की है। और कहीं पे जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, वहाँ पे उसको मैनेज करने के लिए नई नई तरह की गाइडलाइंस आती रहती हैं, जो एनडीए में जारी करता है, फिर सरकार जारी करती है। तो इस तरीके से जो भी आपको इन्वायरमेंट के रिलेटेड में और बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करने के रिलेटेड में आपको जो भी न्यूज़ मिले, उसको आप ज़रा ध्यान से पढ़िएगा कि उसमें कौन सी
टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की बात की जा रही है, कौन से मटेरियल्स का इस्तेमाल करने की बात की जा रही है, किन मेथड्स का इस्तेमाल करने की बात की जा रही है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को देख के समझ सकते हैं कि इस तरीके से हमारी तैयारी होनी चाहिए, खासकर जो हमारे इन्वायरमेंट का पोर्शन है उसके लिए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 79th नंबर की जो क्वेश्चन है उसको। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर बोला जा रहा है कोल ऐश कंटेन्स आर्सेनिक, लीड एंड मरकरी। यहाँ पहला जो ऑप्शन है वो ये बोल रहा है कि जो कोल ऐश होता है उसमें आर्सेनिक, लीड और मरकरी होते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी जैसे इन्वायरमेंटल, मैंने आपको अभी भी बताया कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, आपको सामने प्रूफ मिल गया। इससे पहले भी इन्वायरमेंट का क्वेश्चन था, ये भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि कोल ऐश जो है वो आर्सेनिक, लीड और मरकरी पाया जाता है उसमें। तो हमें इस तरीके से तैयारी करनी होगी कि जैसे कि अभी पराली जलाने की बात हो रही है, तो पराली में कौन कौन सी पॉल्यूशन निकलती है उसमें, या फिर आप दिल्ली एनसीआर की पॉल्यूशन की बात करें जहाँ पर पटाखे वगैरह जलाने से होता है, या फिर दिवाली में जो होती है पॉल्यूशन, और साथ साथ जो ठंड के कारण जो पॉल्यूशन वहाँ पे होती है, ठंड के मौसम में ज़्यादा पॉल्यूशन देखने को मिलती है। तो उसमें हम लोग को ये ध्यान रखना है कि किस चीज़ के कारण पॉल्यूशन हो रही है, उसका कारण क्या है, और साथ साथ उस जो कारण है, मान लिया कि जैसे कि वहाँ पे पराली कारण हो रही है, तो पराली में हमें ये चीज़ देखना है कि उसके चलते स्वास्थ्य को बहुत गंभीर नुकसान होते हैं, उसके चलते बुजुर्गों को सांस लेने में खासकर, और जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं और जो बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो हमें ये चीज़ देखना होगा कि वो जो खासकर जो धुआं वो सांस के जरिए ले रहे हैं, उस धुएं में आखिर है क्या, कौन से जो तत्व हैं उस धुएँ में शामिल हैं। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर कोल ऐश की बात की जा रही है, तो कल को एयर पॉल्यूशन की भी बात की जा सकती है, जैसे कि PM 2.5 के बारे में बात की जा सकती है कि उसमें कौन कौन से तत्व होते हैं। तो इस तरीके से हमें तैयारी करनी है, वो हमें पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको डिस्कस करने से पता चलती है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कोल फायर्ड पावर प्लांट्स रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू द इन्वायरमेंट। मैंने ठीक वही जो बात बोली अभी। तो इसको भी आप देख सकते हैं कि अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूट करती है, या फिर आपको न्यूज़ में देखने को मिल जाए, तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखें कि वो कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल कर रही है और वो क्या इमिट करती है। जैसे हम बाइक चलाते हैं तो बाइक के बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि वेहिक्यूलर जो पॉल्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा कारण बनता है हमारे जो एयर पॉल्यूशन है उसमें एक बहुत बड़ा कारण जो वेहिक्यूलर पॉल्यूशन है वो होता है। हमें ये चीज़ देखना है कि उसके जो एग्जॉस्ट है उससे कौन कौन से जो पॉल्यूटेंट मटेरियल है वो निकल रहे हैं। उसके लिए हम लोगों ने BS6 तक के स्टैंडर्ड को अपना लिया है। तो जो ये इस तरीके जो कदम लिए जाते हैं उनसे कौन कौन से जो तत्व हैं वो उनकी मात्रा में कमी आएगी, इस तरह से इस चीज़ को हमें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है हाई ऐश कंटेंट इज ऑब्जर्व्ड इन इंडियन कोल। तो मैंने बताया ना आपको कि कोई भी तत्व है तो उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसमें क्या कंटेंट निकलता है, उसको जलाने से क्या होता है या उसको यूज़ करने से क्या प्रभाव पड़ते हैं, वो हमें जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है 80 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूज ऑफ बायोचार इन फार्मिंग। तो बायोचार की बात की जा रही है कि उसके फार्मिंग में क्या इस्तेमाल है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कि बायोचार कैन बी यूज्ड एज ए पार्ट ऑफ द ग्रोइंग मीडियम इन वर्टिकल फार्मिंग। तो यहाँ पर वर्टिकल फार्मिंग को लेकर यहाँ पर बोला गया है, क्योंकि वर्टिकल फार्मिंग आजकल जब हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और ज़मीन लगातार घट रही है, तो उसमें वर्टिकल फार्मिंग जैसे कॉन्सेप्ट निकल के आ रहे हैं। तो उसको रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया है। आगे बोला जा रहा है कि व्हेन बायोचार इज ए पार्ट ऑफ द ग्रोइंग मीडियम, इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट तीसरा नंबर जो ऑप्शन है वो बोल रहा है कि व्हेन बायोचार इज अ पार्ट ऑफ द ग्रोइंग मीडियम, इट इनेबल्स द ग्रोइंग मीडियम टू रिटेन वाटर फॉर लॉन्गर टाइम। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बायोचार जो है उसके ऊपर बात की जा रही है इसमें, फिर वर्टिकल फार्मिंग को लेकर बात की जा रही है, फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेकर बात की जा रही है, और साथ साथ ऐसे तत्व की बात की जा रही है जो कि वाटर को लंबे समय तक रिटेन कर पाए। तो ये सारे जो मेजर्स आप देख रहे हैं वो एक तरह से आप देख सकते हैं कि हमारी जो वर्तमान में समस्याएं हैं उसको सुलझाने के लिए हैं। जैसे कि वर्टिकल फार्मिंग की बात हो, चाहे फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग की बात की जा रही है कि उसमें जो कमी आती है उसके चलते हम लोग फर्टिलाइजर्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में बात हो रही है। और रिटेन वाटर फॉर लॉन्गर टाइम, तो हम जानते हैं कि आजकल जो क्लाइमेट चेंज के कारण जो वर्षा का पैटर्न है वो बहुत चेंज हो गए हैं। कहीं पे ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं पे कम हो रही है, और कहीं पे बारिश नहीं होती थी वहाँ पर हो रही है, और जहाँ पे बारिश अक्सर होती थी वहाँ पे नहीं हो रही है। तो इस तरह के जो चेंजेस है उसके लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह के जो सवाल है आपको करंट अफेयर मटेरियल या फिर एडिटोरियल्स में मिल जाते हैं। तो अगर आप उसको अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो आप उसको ट्रैक कर पाएँगे, और उसको इस तरीके से पढ़ें कि उसमें किसी तरीके की नई टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, जैसे ड्रोन के ज़रिए दवा छिड़काने की बात हो रही है, कीटनाशक छिड़कने की बात हो रही है, या फिर जो जीनोम एडिटिंग की बात होती है, जैसे कि GM मस्टर्ड क्रॉप की बात होती है। मतलब किसी भी तरीके का नया इनोवेशन आ रहा है तो आपको उस चीज़ को ध्यान में रखना है कि आखिर उस इनोवेशन का उपयोग करके कौन-सी समस्याओं को दूर किया जा सकता है,
और उन इनोवेशन के क्या खतरे भी हैं। इस तरीके से आपको तैयारी करनी होगी। नेक्स्ट जो 81 नंबर क्वेश्चन है वो ये है, इफ़ ए पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज इज प्लेस्ड अंडर शेड्यूल 6 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, व्हाट इज द इम्प्लीकेशन। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो कोई स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज़ है, अगर उसको शेड्यूल 6 में डाला जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, तो उसका क्या इम्प्लीकेशन यानी उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका क्या मतलब हुआ, ये पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से हमें ये पता चलता है कि अगर कोई ऐसा एक्ट है जो कि जिसके पर्यावरण पर प्रभाव है या फिर पर्यावरण से रिलेटेड न भी माने, कोई दूसरे सेक्टर में भी है, तो हमें उसके प्रोविजंस के बारे में ज़रूर जानना चाहिए कि आखिर उसमें अगर कैटेगरी बनी हुई है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि शेड्यूल 6 बना हुआ है, जिससे आपने अक्सर सुना होगा कि ये जो स्पीसीज़ है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल 1 में आती है, शेड्यूल 2 में आती है। आपने IUCN की रेड लिस्ट भी सुनी होगी, उसी तरह से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की भी लिस्ट होती है, शेड्यूल होते हैं। तो उसको हमको इस तरीके से पढ़ना है कि कोई अगर स्पीसीज़ न्यूज़ में आ रही है तो उसको पर्टिकुलर देखना है कि कौन सी जो स्पीसीज़ है किस कैटेगरी में पढ़ रही हैं, कौन सी लिस्ट में पढ़ रही हैं। साथ साथ उस लिस्ट में अगर गई है तो उसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि लिस्ट में डाला गया तो इसका मतलब कुछ उसका मतलब है कि इसको इतना खतरा है, इसको इतना बचाने की ज़रूरत है, इसलिए इस कैटेगरी में इसको डाला जा रहा है। तो उस चीज़ को हमें ध्यान में रखना चाहिए, तब जाके हम इस तरह के क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 82 नंबर की, विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी इन एंशिएंट इंडिया द टाउन्स घंटाशाला, कदूरा एंड चौल वेयर वेल नोन एज। तो यहाँ पर तीन शहरों के नाम दिए गए हैं, घंटाशाला, कदूरा और चौल। तो यहाँ पर गुप्त डायनेस्टी से रिलेटेड सवाल है, तो हमारे लिए गुप्त डायनेस्टी जो है वो इम्पोर्टेंट हो गई है। और गुप्त डायनेस्टी में भी क्या इंपॉर्टेंट हुई है, वो जो हमारी कल्चरल हिस्ट्री है उसमें वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। और कल्चरल हिस्ट्री में यहाँ पर देखिए टाउन्स की बात की जा रही है, हो सकता है कल कोई म्यूज़िक की बात कर ली जाए, आर्ट की बात कर ली जाए, न्यूमिस्मैटिक्स की बात कर ली जाए, या फिर किसी कवि की रचना की बात कर ली जाए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप इस तरीके से देखें कि आप और भी क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट कर पाएँ। आखिरकार हमें क्वेश्चंस को डिस्कस करने की ज़रूरत क्यों है, ताकि हम अपने जो तैयारी है उसको बिल्कुल सटीक तरीके से पढ़ पाएँ, उसको जो सिलेबस है उसके अनुसार हम लोग तैयारी कर पाएँ और कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट्स हमें मिल जाए। तो इसी को समझदार वाली तैयारी कर सकते हैं, कह सकते हैं, इसको आप स्मार्ट तैयारी भी कह सकते हैं। हार्ड वर्क तो आपको लगेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपने बिल्कुल सही तरीके से तैयारी नहीं की तो आप तैयारी करते रह जाएंगे, समय बीतता जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है वो ये है, पोर्ट्स हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड। दूसरा है कैपिटल्स ऑफ पावरफुल किंगडम्स। तीसरा है प्लेसेस ऑफ एक्सक्विजिट स्टोन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। चौथा है इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सेंटर्स। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो तीन शहर जहाँ पर नाम दिए गए हैं वो किस लिए जाने जाते थे। तो हमें इस तरीके से देखना है, जब भी हम एंशिएंट इंडिया पढ़ें या मिडिवल इंडिया पढ़ें या फिर मॉडर्न इंडिया ही क्यों ना पढ़े, तो हमें अगर कोई जो शहर वगैरह का नाम है या फिर कोई कला है या फिर कोई धातु है, तो उसको हमें इस तरीके से पढ़ना है कि आखिर उसकी महत्ता क्या थी, वो किस चीज़ के लिए जाना जाता है। जैसे कि चोल प्रशासन अपने स्वशासन के लिए जाना जाता है, ग्रामीण स्तर पे जो उनकी पंचायती राज जैसी व्यवस्था थी या फिर स्वशासन की व्यवस्था थी, उसके लिए जाना जाता है। तो कोई स्पेशलिटी है उसमें, तो उस चीज़ के लिए हमें उसको फोकस करके देखना है किस चीज़ के लिए जाना जाता है और उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो इस क्वेश्चन से हमें ये डिस्कस करने को मिलता है। साथ साथ क्या पता चलता है कि पोर्ट्स हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड, तो हमें इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है। अगली बार जब हम पढ़ें तो उन सिटीज़ को ध्यान रखें जो कि फॉरेन ट्रेड को हैंडल करती हैं। साथ साथ उन पावरफुल किंगडम्स के जो कैपिटल हैं वो भी हम देखने की कोशिश करें। तीसरे के आधार पर हम बोल सकते हैं कि जो एक्सक्विजिट स्टोन आर्ट और आर्किटेक्चर जहाँ पे पाए जाते हैं उन प्लेसेस को हम लोग नोट करें। चौथा में क्या बोल रहा है, जो बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सेंटर्स हैं इंपॉर्टेंट, उनको हम लोग मार्क करें। तो एक तरह से कैसे ये चार जो ऑप्शन दिए गए उसके आधार पर भी आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि हमें किस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए पढ़ते वक्त। नेक्स्ट यहाँ पे दी जा रही है 83 नंबर क्वेश्चन की, व्हाट इज आर द एडवांटेज या एडवांटेजेस ऑफ टीलेज इन एग्रीकल्चर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो एग्रीकल्चर में जीरो टीलेज की जो व्यवस्था होती है या फिर जो प्रणाली है उसका क्या फ़ायदे हैं। तो जीरो टिलेज एक टर्म है, आपको मैंने बताया था कि कोई भी टर्म हो या टेक्नोलॉजी हो या फिर जो इनोवेशन हो जो कि किसी समस्या को सुलझा रही हो, तो उसके बारे में हमें थोड़ा डिटेल में जानना चाहिए कि आखिर वो चीज़ क्या है, कैसे वो समस्या को दूर करेगी। इसको लागू कर दे तो इससे क्या और भी समस्याएं हो सकती हैं, इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रख के पढ़ना होगा। यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है वो ये दे रहा है कि सोइंग ऑफ व्हीट इज पॉसिबल विदाउट बर्निंग द रेसिड्यू ऑफ प्रीवियस क्रॉप। तो क्या ऐसा है कि अगर हम लोगों ने ये जीरो टीज अपना लिया तो क्या जो वीट की जो हम लोग बुआई करते हैं
वो बिना पिछले जो हमारी फसल हुई है उसके बिना अवशेषों को जलाया ये किया जा सकता है। नेक्स्ट बोला जा रहा है विदाउट द नीड फॉर नर्सरी ऑफ राइस सैपलिंग्स डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ पैडी सीड्स इन द वेट सॉइल इज पॉसिबल। तो क्या ऐसा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो चावल की खेती की जाती है उसमें पहले हम लोग सैम्पलिंग तैयार करते हैं और फिर उन सैम्पलिंग्स को हम लोग बोते हैं। लेकिन क्या जीरो टिलेज की अपने पद्धति अपनाने से क्या वो चीज़ दूर हो जाएगी और हम लोग डायरेक्ट सीड्स को जैसे हम लोग गेहूँ के मामले में करते हैं, क्या वैसे चावल के मामले में भी कर पाएंगे? तीसरा जो ऑप्शन है वो ये है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन द सॉइल इज पॉसिबल। तो जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है सॉइल में, क्या वो पॉसिबल हो पाएगा? तो हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करके ये समझ में आता है कि जो नई टेक्नोलॉजी इनोवेशन है उसको हमें ध्यान देना है। उसमें क्या प्रोविजंस है या डिटेल से आप बोल सकते हैं कि उसमें क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण जो वर्तमान समस्याएँ हैं वो दूर होंगी और किस तरीके से दूर होंगी ये भी पता होना चाहिए। साथ-साथ जो स्पेसिफिक टर्म्स जो आते हैं, जैसे यहाँ पर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की बात हो रही है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता क्या है। और भी एनसीईआरटीज़ में बहुत सारे टर्म्स हैं जो हमें नहीं पता होती हैं, उसको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रीलिम्स में उनके पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। नेक्स्ट जो 84 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, According to India's national policy on biofuels, which of the following can be used as raw materials for the production of biofuels? तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो इंडिया की जो नेशनल पॉलिसी है बायोफ्यूल्स पे, उस पर बात हो रही है कि कौन सी जो मटेरियल्स हैं उनको बायोफ्यूल्स की तरह उपयोग किया जा सकता है, उसको रॉ मटेरियल की तरह उपयोग किया जा सकता है। और ये जो इंडिया की नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स उस पर सवाल है। तो अब हमें ये इस चीज़ को इस जो क्वेश्चन को डिस्कस करने ये पता चलता है कि कोई भी पॉलिसी आए आपकी, जैसे अभी नई शिक्षा नीति आई है, या फिर आपको किसी फॉरेस्ट को कंजर्व करने की पॉलिसी आ जाए, या फिर इन्वायरमेंट को बचाने की पॉलिसी आ जाए, या फिर किसी भी क्षेत्र में आप सुरक्षा की कोई पॉलिसी आ जाए, तो हमें उस चीज़ को ध्यान रखना है कि उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे इंडियाज़ की जो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स है उस पर पूछा गया है। तो अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो बायोफ्यूल्स की प्रोडक्शन है उसमें कौन सी रॉ मटेरियल्स का यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए गए हैं कि कसावा, डैमेज्ड व्हीट ग्रेन्स, ग्राउंडनट सीड्स, होर्स ग्राम, रोटेन पोटैटोज, शुगर बीट। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से हमें ये पता चलता है कि हमें पॉलिसीज़ को बहुत अच्छे से समझना है, और साथ साथ जो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि कौन सी जो स्पेसिफिक मटेरियल्स हैं या तत्व हैं उनके भी नाम याद रखने हैं हमें। तो वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है कि यहाँ पर भी आपको देखिए कि कौन सी मटेरियल्स का यूज बायोफ्यूल्स के प्रोडक्शन में किया जा सकता है, वो पूछ लिया गया है। कल को ये भी पूछा जा सकता है कि इथेनॉल के प्रोडक्शन में कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर सीएनजी में कौन से तत्व शामिल होते हैं, एलएनजी में क्या होते हैं, ये सारे चीज़ आपको पूछा जा सकता है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है 85 नंबर क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म सोशल कोस्ट ऑफ कार्बन। तो यहाँ पर सोशल कोस्ट ऑफ कार्बन एक टर्म है, उसका यहाँ पर उसको लेके बात की जा रही है कि उसको सबसे ज़्यादा उसको क्या मतलब, इसका मतलब क्या होता है सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन का मतलब। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इट इज़ ए मेजर इन मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाई ए टन ऑफ CO2 इमिशंस इन ए गिवन ईयर। दूसरा ऑप्शन है रिक्वायरमेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फॉर ए कंट्री टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू इट्स सिटीजन्स बेस्ड ऑन द बर्निंग ऑफ दोज फ्यूल्स। तीसरा है एफर्ट्स पुट इन बाई ए क्लाइमेट रिफ्यूजी टू अडेप्ट टू लिव इन अ न्यू प्लेस। चौथा है कंट्रीब्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन टू द कार्बन फुटप्रिंट ऑन द प्लेनेट अर्थ। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस करने इससे ये पता चलता है कि हमें कोई जो स्पेसिफिक टर्म आ रही है सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, या सोशल मोबिलिटी की बात कर ले एक और टर्म है, या फिर आप एक नॉर्मल जनरल टर्म उठा सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज भी एक जनरल टर्म है। तो इन चीज़ों की जब तक हम लोग मतलब नहीं समझेंगे तब तक इस तरह इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे उसको भी हम लोग आंसर करने में अक्षम हो जाएंगे। तो इस चीज़ को हमें समझना है, और ऐसे भी यूपीएससी के जो एग्ज़ाम है आप उसके सिलेबस या फिर क्वेश्चंस को देखेंगे तो वो अंडरस्टैंडिंग की बात करती है कि आप उससे क्या समझते हैं। आप उस चीज़ को समझते हैं, उसकी बेसिक चीज़ को समझते हैं या नहीं समझते। वो रटने पे बिल्कुल उतना उस आप रट के इन सारे सवालों का जवाब नहीं दे सकते। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन से ये सीखने को मिला हमें। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं 86 नंबर के जो क्वेश्चन है वो इस पे कि विद रेफरेंस टू पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पल्स प्रोडक्शन जो है इंडिया में दाल के जो उत्पादन है उसके ऊपर सवाल है, और ये अक्सर न्यूज़ में आते रहती है। दालों को लेके हम हमारी सरकार अक्सर कदम उठाते रहती है। कभी इसकी स्टॉक पे रोक लगा देती है, कभी इसके निर्यात पे रोक लगा देती है, कभी इसकी जो प्राइसेस कंट्रोल करने की बात की जाती है, कभी इसकी कालाबाजारी को रोकने की बात की जाती है। तो ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है और अक्सर न्यूज़ में होता ही है हर साल। तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसमें कोई अचंभव की बात नहीं है।
यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो ये है कि ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टिवेटेड एज बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ब्लैक ग्राम है उसको रबी और खरीफ दोनों ही क्रॉप के रूप में इसको कल्टीवेट किया जा सकता है। तो क्या ऐसा है? तो हमें इससे ये पता चलता है कि हमें तो एक तो पल्स प्रोडक्शन जो है उसी तरह से कल को मस्टर्ड प्रोडक्शन हो सकता है या वीट प्रोडक्शन हो सकता है, उस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये चीज़ हमें पता चल गई। दूसरा ये पता चल रहा है कि जो रबी खरीफ क्रॉप है उसको प्रॉपर हमें जो कैटेगरी है उसको पता होना चाहिए कि उसमें कौन कौन से फसल शामिल होते हैं। और दूसरा जो ऑप्शन है उससे ये पता चलता है ग्रीन ग्राम अलोन अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ ऑफ पल्स प्रोडक्शन। तो कौन सी जो प्रोडक्शन है, जैसे कि आप मछली की बात कर लें या फिर आप सरसों तिलहन की बात करें प्रोडक्शन में, या फिर दलहन की बात करें, तो आपको ये चीज़ को ध्यान रखना है कि जो ये कैटेगरी बनी हुई है दलहन की या फिर तिलहन की, तो उसमें कौन सी जो जो स्पेसिफिक आइटम है या फिर फसल है या फिर चीज़ है वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है उसमें, और किसकी हिस्सेदारी उसमें सबसे कम है। तो इस तरीके से हमें उसको जानना है कि इसमें पता चल सके कि कौन सी जो सामग्री है या फिर कोई भी चीज़ है उस लिस्ट में, तो उसका योगदान कितना है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है इन द लास्ट 3 डिकेट्स वाइल द प्रोडक्शन ऑफ खरीफ पल्सेस हैज़ इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ रबी पल्सेस हैज़ डिक्रीज। तो अगर कोई आंकड़ा आपके सामने आए, जैसे कि ये एडिटोरियल या फिर करंट अफेयर का आंकड़ा है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि ट्रेंड को देखना है आपको, ट्रेंड यानी कि पिछले अगर 5 साल का आंकड़ा दिया हो तो उस पर ज़रा ध्यान दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पिछले 5 साल में जो इसकी जो ग्रोथ है वो बढ़ती रही है या फिर घटती रही है या फिर घटती बढ़ती रही है। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, तो इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे 87 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, द क्रॉप इज सब ट्रॉपिकल इन नेचर, ए हार्ड फ्रॉस्ट इज इंजूरियस टू इट, इट रिक्वायर्स एट लीस्ट 210 frost free days and 50 to 100 centimeters of rainfall for its growth. A light, well drained soil capable of retaining moisture is ideally suited for the cultivation of the crop. Which one of the following is that crop? तो यहाँ पर आपको ये बिल्कुल एनसीईआरटी से ऐसा लगता है कि उठाया गया है, या फिर आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक उसमें भी इस तरह की जानकारी दी रहती है। तो आपने अगर इस चीज़ को अच्छे से समझा होगा तो आप इसका आंसर जो है अच्छे से दे सकते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से ये पता चलती है कि कोई भी हम लोग अगर टॉपिक पढ़ रहे हो क्रॉप वगैरह का, तो उसमें हमें या फिर क्लाइमेट का या फिर अब वेजिटेशन का, तो हमें ये चीज़ को ध्यान रखना है कि जो जो भी क्रॉप या वेजिटेशन है या फिर क्लाइमेट है उसमें कौन सी जो परिस्थितियाँ हैं डिटरमाइन करती हैं उसको, और कौन सी स्पेसिफिक फसल है जो उसमें उगाई जाती है, उस फसल के लिए कौन से जो जिम्मेदार कारक हैं और कितना उसमें आवश्यकता है किस किस चीज़ों की, वो हमें ध्यान में रखनी है। क्योंकि आज अगर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिया गया है उसमें फसल का नाम दिया गया है, तो कल को उल्टा भी पूछा जा सकता है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है, या फिर कल को दूसरे जो क्रॉप है उसके बारे में भी पूछा जा सकता है कि चाय के बारे में बताइए कि इसमें इतना तापमान होता है, इसमें ढलान की ज़रूरत होती है, इसमें पानी की बहुत ही कम ज़रूरत होती है, रनिंग वाटर की ज़रूरत होती है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं 88 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें, कि विद रेफरेंस टू सोलर वाटर पम्प्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो सोलर वाटर पम्प मैंने आपको बताया जैसे कि पहले भी, कि जो इनोवेशन हो रहे हैं और जो नया नया चीज़ आ रही है जो कि हमारी समस्याओं को सुलझा रहे हैं, तो उसको हमें ध्यान से उसको नोटिस करना है, उसको अच्छे से उसको रिवाइज करना है। क्योंकि देखिए यहाँ पर सोलर वाटर पम्प एक तरह से, आप एक तरह से सोलर का इस्तेमाल करके इसका वाटर पम्प को चलाया जाएगा तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। क्योंकि एक तो किसानों को ऊपर जो ये है बिजली बिल का नहीं होगा, दूसरा बात है कि जो हम लोग सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा वो सन है, तो पॉल्यूशन भी नहीं करता ये। तो इसलिए ये क्वेश्चन हमें पर देखने को मिल रहा है। इसका पहला स्टेटमेंट की बात करें तो सोलर पावर कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सरफेस पंप्स एंड नॉट फॉर सबमर्सिबल पंप्स। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो सोलर पावर का यूज किया जाएगा उसका इस्तेमाल किया जा सकता है रनिंग सरफेस पंप्स के लिए, ना कि सबमर्सिबल पंप्स के लिए। दूसरा यहाँ पर बोला जा रहा है कि सोलर पावर कैन बी यूज फॉर रनिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप्स एंड नॉट द वंस विथ पिस्टन। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो सोलर पावर है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है रनिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के लिए, ना कि जिसके पास जिसमें पिस्टन लगे होते हैं। तो इस क्वेश्चन को हमें ये डिस्कस करने से ये पता चलता है कि अगर कोई टेक्नोलॉजी है तो उसके भी स्पेसिफिकेशन या डिटेल हमें पता होने चाहिए। जैसे कि इस मामले में किया जा रहा है कि सोलर वाटर पंप की फंक्शनिंग पे भी सवाल पूछा जा रहा है कि वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं। तो इसको आपको करंट अफेयर मटेरियल में देखने को मिल जाएगा, या फिर अगर एडिटोरियल एनालिसिस में अगर कहीं कहीं पे अगर डिस्कस होता है तो ये ठीक है, और अगर नहीं होते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो फिर उसमें आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि फिर अधिकतर लोग इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। ऑलमोस्ट 90% लोग इसका जवाब नहीं दे पाएंगे।
और ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि हम जवाब दे पाते हैं तो अगला नहीं दे पाता, अगला नहीं दे पाता तो हम दे पाते हैं। इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बिल्कुल शांत रहिए और अगर जहाँ तक संभव हो उसको सही करने की कोशिश कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला जा रहा है 89 नंबर, कि विद रेफरेंस टू द करेंट ट्रेंड्स इन द कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर बोला जा रहा है जो शुगर केन के जो कल्टीवेशन का जो करेंट ट्रेंड है इंडिया में उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो इसके बारे में जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उसको ध्यान से देख लेते हैं कि ए सब्सटेंशियल सेविंग इन सीड मटेरियल इज मेड व्हेन बर्ड चिप सेटलिंग्स आर रेज्ड इन ए नर्सरी एंड ट्रांसप्लांटेड इन द मेन फील्ड। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें तो व्हेन डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ सीड्स इज डन द जर्मिनेशन परसेंटेज इज बेटर विद सिंगल बडेड सेट्स एंड एज कंपेयर टू सेट्स विद मेनी बर्ड्स। तीसरे नंबर ऑप्शन की बात करें तो इफ बैड वेदर कंडीशंस प्रिवेल व्हेन सेट्स आर डायरेक्टली प्लांटेड सिंगल बर्डेड सेट्स हैव बेटर सर्वाइवल एज कंपेयर टू लार्ज सेट्स। नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन की बात करें, शुगर केन कैन बी कल्टिवेटेड यूजिंग सेटलिंग्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम टिश्यू कल्चर। तो मैंने आपको जैसे पहले ही बता चुका हूँ और बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं इस तरह के, तो फिर से एक बार दोहराना चाहूँगा कि आपको थोड़ा सा डिटेल में आपको पढ़ना होगा इस चीज़ को, कि कोई भी इनोवेशन ट्रेंड आ रही है तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानकारी लीजिए, उसकी फंक्शनिंग के बारे में डिटेल से जानकारी लीजिए, कौन सी समस्याएं सुलझाने के बारे में है वो डिटेल में जानकारी लीजिए। तो वही सारी बातें मैं आपको दोहरा रहा हूँ, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें। 90 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंपेयर टू बी प्रैक्टिस ऑफ इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर। यहाँ पर इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर की बात की जा रही है और आप एक तरीके से आपने जो क्वेश्चन पिछले लगभग 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हमने, तो उनमें देखा है कि जो एग्रीकल्चर को लेकर जो सवाल है, जैसे कि सोलर पंप की बात थी या फिर इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर की बातें यहाँ पे हो रही है या फिर वर्टिकल फार्मिंग की बात हो रही थी। आप देख सकते हैं कि कृषि पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साथ साथ जो पल्स प्रोडक्शन वाले हमने बात की उसमें भी इसी तरह की बात थी। तो हमें एक चीज़ से ये पता चलता है कि हमें एग्रीकल्चर पे कुछ खास ध्यान देना होगा, साथ साथ वैसा एग्रीकल्चर जो कि नई नई टेक्नोलॉजी ला रहा है और जहाँ पे आप नए नए चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं, उससे अपनी समस्याओं को सुलझा रहे हैं, तो उस चीज़ को हमें ज़्यादा ध्यान देना होगा जो कि इन्वायरमेंट के लिए ज़्यादा बढ़िया है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करने के लिए कौन सी जो चीज़ें हैं वो ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर जो पहला इसका दिया गया ऑप्शन में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, सेकेंड इज लेज्यूम इंटेंसिफिकेशन, तीसरा है टेंसियोमीटर यूज़ और चौथा है वर्टिकल फार्मिंग। तो यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपको इस चीज़ को इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से मैंने आपको बता दिया क्या पता चलता है। साथ साथ ये भी पता चलता है ऑप्शंस को देखने से कि हमारे लिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लीजियम इंटेंसिफिकेशन को हमें जानना चाहिए, टेंसियोमीटर यूज़ को जानना चाहिए, वर्टिकल फार्मिंग को जानना चाहिए। क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, आप अगर आपने समझ लिया इस चीज़ को और आपने इसको डिफिनेशन को जाना, इसको समझ लिया और इसको अगर आपने मेंस में अगर इसका उपयोग कर दिया सही जगह पे, तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे इससे। आपको अपने जो कलीग्स है उससे ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, अपने जो साथी जो स्टूडेंट्स हैं उनसे ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। तो आप अगर इन सारे टर्म्स का यूज़ कर देंगे, क्योंकि बहुत कम लोग इसका यूज़ करते हैं, तो उनको 1-2 नंबर का अगर मार्क्स अगर हर क्वेश्चन में ऐसे मिलता जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे कितने सारे एक पेपर में 20 क्वेश्चन होते हैं, तो 20 नंबर तो आप ऐसे ही आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपने सब में थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल कर लिया, एक ही पॉइंट ज़्यादा इस्तेमाल किया, तो आपको मार्क्स मिलने की संभावना है। और 20 क्वेश्चन एक में, तो आप समझ सकते हैं 4 जीएस के पेपर्स होते हैं। और साथ साथ यही आदत रही तो आप ऑप्शनल में भी ये चीज़ यूज़ करने लगिएगा। आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा आपको एडवांटेज हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें और हम लोग चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 91 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फर्टिगेशन इन एग्रीकल्चर। देखिए फिर से एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर में जो फर्टिगेशन है उसका क्या लाभ है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी टेक्नोलॉजी हो उसका प्रभाव आपको जानना है, उसका लाभ जानना है, उससे अगर नुकसान भी, अगर कुछ साइड इफेक्ट भी आ रहा है तो वो भी आपको जानना है। तो आप फिर से देख सकते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन है। साथ साथ मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो टर्म्स होते हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन या फिर जो इंटिफिकेशन, और साथ साथ जो अभी अभी बात हमने की थी यहाँ पे सोशल करके कुछ था, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। तो ऐसे जो टर्म्स होते हैं ना वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हमें उस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरह से यहाँ पर फर्टिगेशन का भी ऑप्शन आ गया है, टर्म आ गया है। तो हम जब तक इनको डिटेल में नहीं जानेंगे, इसको परिभाषा को नहीं जानेंगे, तब तक हम इस तरह के क्वेश्चंस को डील नहीं कर पाएंगे। तो हमें ये इसका ध्यान में रखना होगा। तो आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ें या फिर एनसीईआरटी पढ़ें या फिर करंट अफेयर या एडिटोरियल में आपको कोई भी इस तरह के टर्म्स आए, तो आप उसको डिटेल में समझने की कोशिश करें, क्योंकि आपको पता नहीं किस तरीके से आपको वो चीज़ आपको हेल्प कर जाए। सबसे पहले तो आपको अंडरस्टैंडिंग फ़ायदा होगा।
और दूसरा, अगर उस पर अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया गया तो इनडायरेक्टली रूप से वो चीज़ अप्लाई करके आप आंसर को ढूंढ निकाल सकते हैं। इसका जो पहला जो ऑप्शन है वो ये है, कंट्रोलिंग द एल्कलिनिटी ऑफ इरिगेशन वाटर इज पॉसिबल। सेकेंड ऑप्शन इज efficient application of rock phosphate and all other phosphatic fertilizers is possible। तीसरा है increased availability of nutrients to plant is possible। चौथा है reduction in the leaching of chemical nutrients is possible। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक जो प्रक्रिया है, जैसे फर्टिगेशन की अब यहाँ पे बात की जा रही है, तो उसके फ़ायदों के बारे में बात की जा रही है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि आप अगली बार कोई भी ऐसा प्रोसेस का नाम सुने या टर्म का नाम सुने तो उसके परिभाषा को जाने, उसके प्रभाव को जाने, उसके लाभ हानि दोनों को जाने। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं 92 नंबर जो क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग मटेरियल्स मिनरल्स। यहाँ पर मिनरल्स को कंसिडर करने की बात की जा रही है, जिसमें आप 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बेंटोनाइट, क्रोमाइट, काइनाइट और सिलिमेनाइट। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें अधिकतर के नाम आपने शायद पहली बार सुने होंगे, मैंने भी सुने हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कौन से मेजर मिनरल्स के तौर पे इनको ऑफिशियली डिजिग्नेट किया गया है। तो ये करंट अफेयर का न्यूज़ है, और इसमें आपको करंट अफेयर मटेरियल आप अगर अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे या फिर न्यूज़ सुन रहे होंगे तो आपको इस चीज़ को आंसर करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि आप किन चीज़ों को इंपॉर्टेंट मानते हैं और नोट करते हैं, और उनका कितनी बार रिवाइज करते हैं, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। क्योंकि अल्टीमेटली आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी तो आप चाहे कितनी भी बार उसको एक बार में पढ़ के निकल जाएँ तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपने बस अपना टाइम एक तरीके से वेस्ट ही किया है। तो जो भी आप पढ़ें, एक तो जो पढ़ें वो चीज़ काम की होनी चाहिए हमारी, और परीक्षा के लिहाज से बहुत ही संभावित होनी चाहिए, और दूसरा कि उसको हम रिवाइज़ कर पाएँ। अगर रिवाइज़ भी नहीं करते तो हम लोग को लगता है, जब पढ़ रहे होते तो लगता है कि हमारी बात समझ में आ गई, लेकिन आप उसी चीज़ को अगर 5 दिन बाद भी अपने आप से पूछेंगे ना, तो उसका 10% ही आप उसका जानते होंगे। अधिकतर चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो इसकी चीज़ को आप इंश्योर करिएगा। आपने कई टॉपर्स के वीडियोज़ देखे होंगे या फिर जो सर लोग पढ़ाते हैं उन लोग का वीडियो भी देखे होंगे। तो बताते हैं कि रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में जो नोट्स मेकिंग है, नोट्स मेकिंग इसलिए ज़रूरी है कि आपको जो अपनी जो चीज़ें हैं, आपने एक पूरी किताब पढ़ ली और उसका जो समरी है आप उसको 10 पन्ने या 20 पन्ने में बना सकते हैं, तो आपको रिवाइजिंग बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो इस चीज़ के लिए ये चीज़ को जोर दिया जाता है। तो सॉरी, इस चीज़ को आपको पढ़ने से, ये जो 92 नंबर जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने से हमें ये पता चलती है कि हमें इस चीज़ अगर कोई सरकार ने कोई कदम उठाया है, किसी मिनरल को मेजर मिनरल या माइनर मिनरल या फिर और भी किसी चीज़ में अगर कोई क्लासिफिकेशन किया है, जैसे कि कोई ओबीसी का ग्रुप है उसको अब एससी का स्टेटस देने वाला है या एसटी का देने वाला है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से हमें पता चलती हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो 93 है उस पर चलते हैं। विद रेफरेंस टू द ओशियन मीन टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो ओशियन मीन टेम्परेचर पे क्वेश्चन है, ये हम लोग के बिल्कुल स्टैटिक पार्ट से ये रिलेट कर सकता है। इसके लिए कोई करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ से इसको नहीं निकाल सकते। ये बिल्कुल स्टैटिक पार्ट का क्वेश्चन है। तो ओशियन मीन टेम्परेचर एक टर्म है, और आपने एनसीईआरटी वगैरह में पढ़ा होगा, स्टैंडर्ड बुक में भी आपको मिल जाएगा। तो जिन्होंने इस चीज़ को कवर किया होगा वो इसको आसानी से आंसर दे पाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या दिए गए हैं। OMT is measured up to a depth of 26 degrees Celsius isotherm, which is 129 meters in the southwestern Indian Ocean during January to March. Second option is OMT collected during January to March can be used in assessing whether the amount of rainfall in the monsoon will be less or more than a certain long-term mean. तो यहाँ पर OMT की बात की जा रही है। तो इसी तरीके से आपको अगर अपने बुक्स में कोई स्पेसिफिक टर्म मिले तो आप उसको अच्छे से उसके बारे में जान लीजिए कि आखिर ये बोल क्या रहा है, उसमें कौन कौन सी इसमें डिटेलिंग है, इसमें डिटेल्स उसके पता हमें होने चाहिए। नेक्स्ट 94 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है कि विद रेफरेंस टू केमिकल फर्टिलाइजर्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स जब से कोरोना के चलते जो सप्लाई चेन बाधित हुई है, साथ साथ फिर उसके बाद जो रूस यूक्रेन युद्ध के साथ ही जो सप्लाई चेन में बाधा उत्पन्न हुई है, तो उस समय केमिकल फर्टिलाइजर पे बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे थे, और पेपर में लगातार केमिकल फर्टिलाइजर के आयात और निर्यात पे बात हो रही थी। तो उसके देखते हुए यहाँ पर ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि यूपीएससी ने पूछ लिया है। तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ें बिल्कुल बार बार न्यूज़ में आ रही हैं और उसके चलते हमारी जो गवर्नमेंट है वो कुछ इनिशिएटिव ले रही है, तो हमें उस चीज़ को अच्छे से फॉलो करना है उस चीज़ को। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन देख लेते हैं कि एट प्रेजेंट द रिटेल प्राइस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इज मार्केट ड्रिवन एंड नॉट एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नमेंट। तो क्या ऐसा है कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स अभी हैं उसकी जो प्राइस है, रिटेल प्राइस,
उसको मार्केट ड्रिवन है वो, ना कि उसको गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। क्या ऐसा है? दूसरा है कि अमोनिया विच इज़ एन इनपुट ऑफ यूरिया इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेचुरल गैस। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अमोनिया जो कि एक यूरिया का इनपुट है, क्या वो नेचुरल गैस से प्रोड्यूस किया जाता है? तीसरा है सल्फर विच इज़ ए रॉ मटेरियल फॉर फास्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर इज़ ए बाई प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज। यहाँ पर सल्फर को लेकर बात हो रही है कि वो एक क्या एक रॉ मटेरियल है फास्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर के लिए, और क्या वो ऑयल रिफाइनरीज का बाय प्रोडक्ट है। तो हमें इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से ये पता चलता है कि कोई भी जो चीज़ बार बार न्यूज़ में आ रही है जिसमें सरकार इंगेज हो रही है, जैसे कि टमाटर के भाव हुए, उसको लेके भी आप देख सकते हैं कि जो हमारी जो समिति होती है किसान से रिलेटेड, और जो हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर होते हैं और जो CSCP होती है जैसे संस्था, वो बार बार कुछ डायरेक्शंस और कंसर्न जाहिर करती रहती है। तो हमें उस चीज़ को नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि वो मेंस में भी और प्रीलिम्स में दोनों में वो चीज़ हमें पूछा जा सकता है। साथ-साथ कई बार आंकड़े भी जारी करती है कि इस साल इतना उत्पादन हुआ, जो पिछले साल से इतना ज़्यादा है। तो उस चीज़ को आंकड़े को याद रखना है, साथ-साथ जो आंकड़े कौन जारी कर रहा है, वो चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी है, क्योंकि यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन प्रीलिम में बना के पूछ लेती है। तो यहाँ पर ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि इस तरीके से तैयारी करें, ताकि हमारी तैयारी बिल्कुल सटीक तरीके से हो सके। जो 95 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि विद रेफरेंस टू इंडियाज डेजर्ट नेशनल पार्क विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहाँ पर इंडिया के जो डेजर्ट नेशनल पार्क है उसके ऊपर सवाल है कि इनमें से कौन से जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो देखिए, नेशनल पार्क पे लगातार क्वेश्चन आते रहते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, नेशनल पार्क हो, या फिर कहीं पे हैबिटेट हो, तो उस पर सवाल पूछे जाते हैं। तो हमें इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जैसे कि काजीरंगा में अक्सर बाढ़ आते रहते हैं, तो वो एरिया बार बार न्यूज़ में आता है, और साथ साथ नए नए नेशनल पार्क बनते रहते हैं, नए नए रामसर साइट ऐड होते जाते हैं, नए नए वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऐड होते हैं। तो इन सारी स्टेटमेंट आप देख सकते हैं कि इन सब तरह के जो न्यूज़ अक्सर जो हमारे करंट अफेयर का जो बन जाते हैं हिस्सा, तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। यहाँ पर देखिए, इंडियन के डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में पूछ लिया गया है, और देखिए उसमें क्या पूछा गया है कि इट इज़ स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट्स। तो अगली बार हम जो भी जो नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर पढ़ें, तो उसके मैप को लेके हम बिल्कुल सजग हों कि उसके बारे में थोड़ी सी अच्छे से जानकारी उसके बारे में हो कि क्या वो एक ही डिस्ट्रिक्ट में है, या फिर एक से ज़्यादा राज्यों में फैली है, या फिर किसी खास एरिया में फैली है, किसी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टच करती है, या फिर किसी पहाड़ों से घिरी हुई है। इस चीज़ को हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है। क्या वो किसी रामसर साइट के आसपास है? इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। दूसरा ऑप्शन है कि देयर इज़ नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क। तो ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो हम इस चीज़ का जवाब कैसे दे पाएँगे कि जब आप देखेंगे स्टेटमेंट में यहाँ पर बोला जा रहा है 2 डिस्ट्रिक्ट में फैली हुई है। दूसरा बोला जा रहा है कि इसमें कोई ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है। तो अगर आपने ये चीज़ जान लिया कि कौन-सी वो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो आप इस चीज़ का भी आंसर दे पाएँगे। अगर सच में अगर बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर में अगर वो जैसे कि आप बोल सकते हैं कि जो राजस्थान के जो बिल्कुल थार डेजर्ट वाला एरिया है, तो वहाँ पे अगर ऐसा होगा, तो शायद ये संभव भी हो कि वहाँ पे ऐसा स्थिति हो कि वहाँ पर ह्यूमन हैबिटेशन ना पाया जाए। तो जब तक हम मैप को नहीं देखेंगे, तब तक इस तरह के क्वेश्चन्स का आंसर देना थोड़ा-सा मुश्किल होगा। वहीं अब अगर हमने मैप को डिस्कस किया होगा, तो बिल्कुल उस चीज़ को आसानी से डिस्कस कर पाएँगे। उसमें मदद तो ज़रूर मिलेगी हमें। नेक्स्ट यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है, इट इज़ वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी जो स्पीशीज़ है जो न्यूज़ में है, तो वहाँ पे अगर नेचुरल हैबिटेट की बात की जाए, या फिर उसके आईयूसीएन की बात की जाए, या फिर शेड्यूल्ड की बात की जाए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, या फिर उसके जो कहाँ-कहाँ वो पाई जाती हैं, उसकी बात की जाए, तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है कि इस तरीके से हम इसकी तैयारी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 96 नंबर की, सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू द। अब यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर के सिचुएशन को लेके सवाल पूछ लिया गया है। तो अक्सर सियाचिन ग्लेशियर न्यूज़ में आती हैं, क्योंकि हर साल वहाँ बर्फबारी के चलते वहाँ पे जवान लोग चूँकि वहाँ पे प्रोटेक्शन करते हैं, हमारे जो बॉर्डर गार्डिंग होती है वहाँ पे करते हैं, तो न्यूज़ में आती रहती है ये। और साथ साथ सियाचिन ग्लेशियर जो है वो हमारे जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पे उसके लिए इंपॉर्टेंट है, वहाँ की नदियों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ और भी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। साथ साथ जो सियाचिन ग्लेशियर है वो हमारे जो भारत पाकिस्तान जो युद्ध हुआ था उसमें भी उसको लेके एक इतिहास है उसका, तो उसके लिए सियाचिन ग्लेशियर इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं, इसको क्वेश्चन पूछा गया किस चीज़ पे, कि इसका जो लोकेशन है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। तो आप जानते हैं कि यूपीएससी जो है मैपिंग को लेकर सवाल पूछ ही लेती है। तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि कोई भी ग्लेशियर हो या रामसर साइट हो, जैसे मैंने पहले आपको बताया, फिर हम कोई प्रोटेक्टेड टाइगर रिजर्व हो, एलिफेंट रिजर्व हो, या फिर कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, नेशनल पार्क हो, तो उस चीज़ के सिचुएशन को, उसके जो लोकेशन है वो हमें अच्छे से लोकेट करनी आनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 97 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है
विद रेफरेंस टू द कल्चरल विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो यहाँ पर एक तरफ फेमस प्लेस का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ प्रेजेंट स्टेट का नाम दिया गया है। तो हिस्ट्री से लेके सवाल है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है भिलसा और द्वार समुद्र, गिरिनगर और सतनासवेरा। इसको हिंदी में देख ले तो थोड़ा सा इसको प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत है। स्थानेश्वर, स्थानेश्वर यहाँ पर बोला जा रहा है। तो चार ऑप्शन आप देख सकते हैं, भिलसा, द्वार समुद्र, गिरिनगर और स्थानेश्वर। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं जो कि आपने जो हिस्ट्री पढ़ी होगी किताब, तो उसमें आपको इस चारों जो प्लेसेस हैं वो आपको न्यूज़ में मिले होंगे, उसमें उसमें बुक्स में आपको मिले होंगे। तो हमें उस चीज़ को भी लोकेट करना आना चाहिए। और खासकर जो हिस्ट्री ऑप्शन जिनका है उनको तो ये चीज़ बिल्कुल करनी है, क्योंकि डायरेक्ट 50 नंबर के जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल मैपिंग पे ही आ जाते हैं। तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि कौन सी जो हिस्टोरियन प्लेस है, हिस्ट्री की प्लेस है, वो कौन से स्टेट में पड़ती है, क्या वो एक से ज़्यादा स्टेट में पड़ रही है या फिर एक ही स्टेट में पड़ रही है। तो वो चीज़ हमें आना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर बोला जा रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर बोला जा रहा है पहला स्टेटमेंट जो है कि 36% ऑफ इंडियाज डिस्ट्रिक्ट्स आर क्लासिफाइड एज ओवर एक्सप्लॉइटेड और क्रिटिकल बाय द सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है कि 36% से जो इंडिया के डिस्ट्रिक्ट हैं उनको ओवर एक्सप्लॉइटेड या फिर क्रिटिकल कंडीशन में उसको डाला गया है, कैटेगरी में डाला गया है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के द्वारा। तो ये इसलिए पूछा गया सवाल कि हमारे कंजर्वेशन से रिलेटेड ये टॉपिक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि वाटर पॉल्यूशन आप जानते हैं बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है और जो हमारी ग्रोइंग नीड है ग्रोइंग पॉपुलेशन की, उसके ज़रिए हमें अगर हमने अच्छे से इसको मैनेज नहीं किया इस रिसोर्स को, तो इस रिसोर्स के चलते बहुत सारी जो परेशानियां हैं वो हमारी फ्यूचर जनरेशन को देखने को मिल सकती हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पर जब ये चीज़ रिपोर्ट में आई है और हमारे जो करंट अफेयर का जब हिस्सा थी, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ऐसे भी आपको एज ए नागरिक तो आपको सीखनी ही चाहिए, आपको समझनी ही चाहिए। साथ साथ अगर आप एक सीरियस यूपीएससी एस्पायरेंट हैं तो इस तरीके जो चीज़ें हैं वो हमें रिपोर्ट अगर आती हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा सजग हो जाना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में भी अगर आप पहुँचेंगे तो इस तरीके के जो आंकड़े होते हैं अगर आप उसको कोट कर दें तो आपको आपके बारे में ये इमेज आती है कि लड़का बिल्कुल एक संवेदनशील है और बिल्कुल जो ऑफिसर के जो एक अभिरुचि होनी चाहिए अपने सर्विस को लेके, और उसको जो कंसर्न होना चाहिए जो एक ऑफिसर को निभानी होती है किसी भी फील्ड में। और मान लिया आपने आपकी जो सिलेक्शन हो गई वो आईएफएस में हो गई या फिर ऐसी जगह पे हो गई जहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है, तो वहाँ पर आपका जो रोल है वो बढ़ सकता है। तो इस मामले में वो संवेदनशीलता मांगते हैं, जैसे कि वुमेन की एम्पावरमेंट की बात अगर करते हैं, अपने अपने किसी चीज़ को अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं उसमें अगर अपने वुमेन एम्पावरमेंट का एंगल जोड़ दिया या फिर क्लाइमेट का जोड़ दिया या फिर इकोनॉमी का जोड़ दिया एंगल, तो वो एक्स्ट्रा मार्क्स ले आता है। तो इस तरीके से हमें अप्रोच डेवलप करनी चाहिए कि इस तरीके जो न्यूज़ होते हैं जो कि बहुत सेंसिटिव होते हैं और बहुत ही आवश्यक होते हैं किसी भी ह्यूमन काइंड के लिए या फिर विकास के लिए, बिल्कुल बेसिक चीज़ है, तो वो हमें कुछ ज़्यादा ही उसको सेंसिटिव के साथ उसको अपना लेना चाहिए, यानी कि उसको आंकड़े को भी याद कर लेना चाहिए और उसको बार बार रिवाइज करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी वाज फॉर्म्ड अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो यहाँ पर देखिए कोई भी जो अथॉरिटी होती है या फिर कोई भी बोर्ड होता है या फिर कोई भी जो कोई कमेटी है, तो उसको कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, किसके अंदर कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, कौन से एक्ट के अंदर हुआ है, कौन से प्रोविजन के अंदर हुआ है, कौन से आर्टिकल के अंदर हुआ है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है या फिर किसी स्टैट्यूटरी बॉडी है वो। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ बोला जा रहा है कि इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरीगेशन इन द वर्ल्ड। तो इस तरीके के जो आंकड़े होते हैं कि कोई रिपोर्ट आई है तो उसके अंदर जो खास खास बातें जो बोली जा रही हैं वो हमें नोट करनी चाहिए। तो अगर हमने ये किया होगा तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग बस बिल्कुल आसानी से डील कर पाएंगे। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन आज का कि जेट स्ट्रीम्स अकर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली। तो यहाँ पर जेट स्ट्रीम को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बोला जा रहा है कि क्या वो सिर्फ नदर्न हेमिस्फीयर में चलते हैं। दूसरा ये बोला जा रहा है कि ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप एन आई। यहाँ बोला जा रहा है कि कुछ ही साइक्लोन जो हैं वो एक आई डेवलप करते हैं। तीसरा है कि द टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ ए साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री लेसर दैन दैट ऑफ द सराउंडिंग्स। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो आई के एक साइक्लोन के जो आई होते हैं उसके जो आसपास जो टेम्परेचर होते हैं क्या वो 10 डिग्री कम होती है उसके सराउंडिंग्स के। तो इस तरीके के स्टेटमेंट अगर हम लोग देखते हैं तो इसका जो आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी होगी या फिर कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ी होगी उससे आप इसका बिल्कुल आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा होगा। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है कि कुछ अगर जैसे हम जेट स्ट्रीम के बारे में पढ़ें अपने किताब से या फिर साइक्लोन के बारे में पढ़ें या फिर टाइफून के बारे में पढ़ें या फिर किसी खास ओशियन की बात करें या फिर किसी वाटर बॉडी की बात करें, तो उसके स्पेसिफिकेशन को हमें डिटेल में उसको जानना है कि वहाँ पर ये चीज़ होती है और उसकी स्पेसिफिकेशन ये है, साइक्लोन होते हैं तो ऐसा होता है,
अगर सुनामी आती है तो उसके लिए ये कारण जिम्मेदार होते हैं, यहीं पर साइक्लोन क्यों आते हैं, यहीं पर क्यों वोल्केनो होते हैं। तो इस तरह की डिटेल हमें पता होनी चाहिए, प्रीलिम्स के लिहाज से भी और मेंस के भी लिहाज से भी। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है आज का वो ये है कि अमंग द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व्स विच वन हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। तो ये इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले लास्ट में आपको अपील करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, और आपको आपकी अगर कोई भी सजेशन हो तो आप इसको बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम बिल्कुल उस पर विचार करेंगे, और कोई भी अगर ज़रूरी चीज़ होगी तो हमें लगता है कि हमारी प्रिपरेशन में मदद करेगी तो हम उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे, और हम अगले वीडियो में उस चीज़ को आपको आपको दिखाई भी देगी चीज़ कि हाँ ऐसा सुधार हुआ है, तो हमें इससे मोटिवेशन भी मिलती है, हमारी जो तैयारी है वो भी बढ़िया होती है, और आपकी तो मदद होती ही है इस तरह के वीडियो से। तो प्लीज़ अगर आपको ये चीज़ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। तो चलिए हम लोग पहला जो इसमें ऑप्शन है वो ये देख लेते हैं कि कॉर्बेट है, दूसरा है रणथंबोर है, तीसरा है नागार्जुन सागर श्रीशैलम है, चौथा है सुंदरबन है। तो यह पूछा जा रहा है कि जो नीचे जो टाइगर रिजर्व दिए गए हैं उनमें से किसके पास सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट का है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से हमें ये पता चलता है कि जो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट जैसे कुछ स्पेसिफिक टर्म होते हैं, जैसे कि टाइगर प्रोटेक्शन के लिए तो हम लोग काम कर ही रहे हैं, लेकिन उसमें भी अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ आ रही है, जैसे कि यहाँ पर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट एक वर्ड हमें सुनने को मिला, तो वो हमें चीज़ देखना है कि उस तरीके के जो टर्म्स आते हैं उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा ध्यान देना है कि आखिर किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। क्या वो किसी खास नेशनल पार्क की बात हो रही है या फिर किसी खास स्टेट की बात हो रही है। तो इस तरीके से हमें इसकी तैयारी करनी होगी। और साथ साथ जो नीचे आप चार ऑप्शन दे रहे हैं, कॉर्बेट, रणथंभौर, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम और सुंदरबन, तो इसको देखने से ये पता चलता है कि ये जो चारों जो नाम यहाँ देखने को मिल रहे हैं ये बिल्कुल पॉपुलर नाम है। तो इन पे हमें खास ध्यान देना होगा, क्योंकि ये बार बार यूपीएससी के क्वेश्चंस में दोहराते रहते हैं, ये ऑप्शन भी दोहराते रहते हैं। तो इसके कारण ये हम ये समझ सकते हैं कि ये जो ऑप्शन है वो यूपीएससी का एक तरह से बिल्कुल फोकस पॉइंट है, और उस पर हमें खास तैयारी करनी होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग और भी जो आगे के साल हैं जो हम उसको डिस्कस करेंगे, जो प्रीवियस क्वेश्चन का इसी तरह से एनालिसिस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड जय हिंद।